Market for goods. We have seen how British manufacturers attempted to take over the Indian market, and how Indian weavers and craftsmen, traders and industrialists resisted colonial controls, demanded tariff protection, created their own spaces and tried to extend the market for their produce. अब हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी जो कंपनियां थी वो भारत के मार्केट पे कब्जा करना चाह रही थी, और कैसे भारत के जो बुनकर थे और क्राफ्टमैन थे और जो बिजनेसमैन थे और इंडस्ट्रियों के जो मालिक थे जिन्होंने इंडस्ट्रियां लगाई थी, उन्होंने इस कॉलोनियल कंट्रोल यानी जो अंग्रेज़ों का कंट्रोल था, उसका कैसे मुकाबला किया, उसके खिलाफ कैसे खड़े हुए। जैसे उन्होंने टैरिफ प्रोटेक्शन की डिमांड लगाई, यानी टैरिफ प्रोटेक्शन लगाया जाए और उसको बढ़ाया जाए। खुद अपनी स्पेस बनाई जहाँ पर वो अपना बिजनेस कर सकते थे और अपनी मार्केट को बढ़ाया। बट व्हेन न्यू प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड पीपल हैव टू बी परसुएडेड टू बाय देम। लेकिन जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, कोई नई चीज़ आती है जिसको लोग नहीं जानते और उसे नया नया ही भी मार्केट में लाया गया होता है, तो लोगों को तैयार करना पड़ता है, राज़ी करना पड़ता है कि उसको वो खरीदें। क्योंकि कोई भी नई चीज़ आदमी सोचता है यार खरीदें ना खरीदें, वो कैसी होगी, क्या होगा? तो दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट। तो उनको ऐसा एहसास कराना पड़ता है कि जैसे वो उस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और एक नॉर्मल सी चीज़ है। हाउ वाज दिस डन? ये कैसे हुआ? यानी कैसे लोगों को तैयार किया गया है नई-नई चीज़ें खरीदने के लिए। वन वे इन व्हिच न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज़ थ्रू एडवर्टाइज़मेंट। एक रास्ता एडवर्टाइज़मेंट का था। एडवर्टाइज़मेंट होता था जिसके ज़रिए नए-नए कस्टमर को लाया जाता था। एज़ यू नो, एडवर्टाइज़मेंट मेक प्रोडक्ट्स अपीयर डिज़ायरेबल एंड नेसेसरी। जैसा कि आप जानते हो, जब किसी चीज़ का एडवर्टाइज़मेंट किया जाता है किसी प्रोडक्ट का, तो उसको इस तरह दिखाया जाता है कि हाँ, ये बहुत ज़रूरी है और इसकी बहुत चाहत है लोगों को। दे ट्राई टू शेप माइंड्स ऑफ द पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड्स। वो लोगों के दिमाग को एक अलग ही डिज़ाइन करते हैं और नई-नई ज़रूरत लोगों के दिमाग में पैदा करते हैं। तो एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए लोगों के दिमाग के अंदर ये बात डाली जाती है कि देखो ये ज़रूरी चीज़ है, इसको खरीदना चाहिए। टुडे वी लिव इन द वर्ल्ड वेयर एडवर्टाइज़मेंट सराउंड अस। हम ऐसी दुनिया में आज हैं जहाँ पर हर तरफ एडवर्टाइज़मेंट है। चाहे न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, होर्डिंग्स, स्ट्रीट वॉल्स, टेलीविज़न स्क्रीन्स, हर जगह आप एडवर्टाइज़मेंट देखते हो। बट इफ यू लुक back into the history, you find that from the very beginning of the industrial age, advertisements have played a part in expanding the market for products and in shaping new consumer culture. लेकिन हम पास्ट में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, इतिहास में देखें, तो पता चलेगा जो इंडस्ट्रियल एज थी, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रियाँ लग रही थी, उस समय एडवर्टाइजमेंट ने बहुत बड़ा रोल निभाया था मार्केट को बड़ा करने में और नए-नए प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने में, और एक नए तरीके का कंज्यूमर कल्चर बनाया। यानी लोगों को एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए ऐसा बनाया कि वो नई-नई चीज़ें खरीदने वाले बन जाएँ और उसे इस्तेमाल करने वाले बन जाएँ। When Manchester industrialists began selling clothes in India, they put labels on the cloth bundle. तो जो मैनचेस्टर के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो लोग जब कपड़ा बेचते थे भारत के अंदर, तो क्लॉथ के जो बंडल होते थे, उसके अंदर अपना लेबल लगाते थे। जैसे आज भी देखते हो आप, ब्रांड नेम लिखा होता है, उस तरीके से उस टाइम भी वो करते थे। द लेबल वॉज नीडेड टू मेक प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड नेम ऑफ द कंपनी फैमिलियर टू द बायर। अब उस लेबल लगाने का मकसद ये था कि जो कंपनी ये प्रोडक्ट कहाँ बना है, किस जगह का है और किस कंपनी ने बनाया है, ये बात लोगों तक पता चल जाए। जैसे आप भी आज ब्रांड देखते हो ना, इस कंपनी का है, ये इस जगह का है, इस फॉरेन कंपनी का एक क्लॉथ है। तो लेबल क्यों लगाती हैं कंपनियाँ? ताकि आप उसको देखो, जब इस्तेमाल करो, आपको अच्छा लगे, तो आप कहो कि अगली बार जाकर मार्केट में वही मांगोगे, भाई इस कंपनी का मुझे सामान चाहिए। द लेबल वॉज ऑल्सो टू बी अ मार्क ऑफ क्वालिटी। तो लेबल एक तरह का क्वालिटी का भी मार्क होता था। यानी जिस कंपनी का प्रोडक्ट लोगों को पसंद आएगा, तो वो जाकर अगली बार मार्केट में कहेंगे कि मुझे इस कंपनी का चीज़ चाहिए। तो एक तरह से क्वालिटी का यानी ये भरोसा भी हो जाता है लोगों को कि हाँ, इस ब्रांड का है तो यार क्वालिटी अच्छी होगी, अच्छा कपड़ा होगा। When buyers saw "Made in Manchester" written in the bold on the label, they were expected to feel confident about buying the clothes. और जब लोग उस बंडल पर या जो कपड़े होते थे उस पे लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर, तो लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते थे, उनको भरोसा होता था कि भाई क्वालिटी तो अच्छी होगी यार। बट लेबल्स डिड नॉट ओनली कैरी वर्ड्स और टेक्स्ट। लेकिन सिर्फ उसमें वर्ड और टेक्स्ट नहीं लिखे होते थे, उसमें इमेजेस भी थी जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उसको दिखाया गया होता था। If we look at these old labels, we can have some idea of the mind of the manufacturers, their calculations, and the way they appealed the people. अगर हम उन लेबल्स को देखें गौर से ना, तो हमें पता चलेगा उस समय जो मैन्युफैक्चरर थे, जो ये प्रोडक्ट बना रहे थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो किस तरह चीज़ों को कैलकुलेट करके चल रहे थे कि हमें प्रोडक्ट में एडवर्टाइजमेंट में क्या चीज़ दिखाना है और किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करना है।
Images of Indian gods and goddess regularly appear on these labels. तो अक्सर वो एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर देवी देवताओं को की तस्वीरें दिखाया करते थे. It was as if the association with gods gave divine approval to the goods being sold. यानी ये देवी देवताओं की तस्वीरें इसलिए लगाते थे ताकि ये लोगों को समझाया जाए उसके जरिए कि देखो देवता भी यही चाहते हैं कि तुम इस कपड़े को खरीदो, यानी इस कपड़े को बेचा जाए. द इम्प्रिंटेड इमेज ऑफ कृष्णा और सरस्वती वॉज ऑल्सो इंटेंडेड टू मेक द मैन्युफैक्चर फ्रॉम अ फॉरेन लैंड अपियर सम वॉट फैमिलियर टू इंडियन पीपल. और जो बाहर के कंपनी के लोग थे, जो बाहर की कंपनियां थी, वो अक्सर कृष्णा और सरस्वती की इमेज बनाती थी अपनी एडवर्टाइजमेंट पोस्टर के अंदर, ताकि भारतीय लोगों को लगे कि हाँ ये अपना सा कुछ एहसास आया, अपनापन सा लगे उनको, और ऐसा लगे कि हाँ ये अपने देश से ही जुड़ा हुआ है. बाय द लेट 19th century, मैन्युफैक्चरर्स वर प्रिंटिंग कैलेंडर्स टू पॉपुलराइज दियर प्रोडक्ट. और 19th सेंचुरी के आखिर होते होते जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने कैलेंडर छापना शुरू कर दिया ताकि अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर सके. आज भी आप देखते हो बहुत सारी कंपनियां होती हैं वो अपना कैलेंडर लॉन्च करती हैं और उसमें अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाती हैं. Unlike newspapers and magazine, calendar were used even by the people who could not read. अब जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, वो तो सिर्फ पढ़े ही लिखे ही लोग जो पढ़ना जानते हैं वही पढ़ सकते हैं. लेकिन कैलेंडर एक ऐसी जनरल चीज़ है जो अनपढ़ आदमी भी होता है तो वो भी कैलेंडर को यूज़ करता है. They were hung in the tea shop and in poor people's homes just as much as in offices and middle class apartment. और जितना ही वो ऑफिस के अंदर और मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स के अंदर ये कैलेंडर यूज़ होते थे, उतना ही चाय की दुकानों पर और गरीब लोगों के घरों में भी हुआ करते थे ये कैलेंडर. यानी जो कैलेंडर एक ऐसा मीडियम था जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा था. एंड दोज हु हंग द कैलेंडर हैड टू सी द एडवर्टाइजमेंट डे आफ्टर डे थ्रू द ईयर्स. और पूरे साल भर तक उनको देखना पड़ता था. जो लोग भी इस कैलेंडर को टांगते थे तो इस एडवर्टाइजमेंट को वो पूरे साल देखते थे. इन these calendars, once again, we see the figures of gods being used to sell new products. और इन कैलेंडर के अंदर भी देवताओं की तस्वीरें होती थी ताकि वो नए नए प्रोडक्ट को बेच सकें. Like the images of gods, figures of important personages of emperors and nawabs adorned advertisement and calendars. जैसे कि देवताओं की तस्वीरें उसमें होती थी तो सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो बहुत ही मशहूर लोग हुआ करते थे, बड़े ही राजा महाराजा होते थे, उनकी तस्वीरें भी, और जो नवाब होते थे उनकी भी अक्सर तस्वीरें वो लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे. द मैसेज वेरी ऑफन सीम टू से इफ यू रिस्पेक्ट द रॉयल फिगर देन रिस्पेक्ट दिस प्रोडक्ट. अब उस एडवर्टाइजमेंट से ये मैसेज देना चाह रहे थे कि अगर ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो नवाब हैं, जो एम्परर हैं, जो मशहूर लोग हैं, अगर इनकी आप रिस्पेक्ट करते हो, सम्मान करते हो इन रॉयल लोगों की, तो आप इस प्रोडक्ट का भी सम्मान करो, यानी खरीदो. वेदर प्रोडक्ट वॉज बींग यूज बाई किंग्स और प्रोड्यूस्ड अंडर रॉयल कमांड, इट्स क्वालिटी कुड नॉट बी क्वेश्चन. और जब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको राजा भी इस्तेमाल करता है और ये एक राजा के ही आदेश से ही ये प्रोडक्ट बना है, तो इसकी आप क्वालिटी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते. आज भी देखते हो कि जो फेमस लोग होते हैं, मशहूर लोग होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस हो गए और क्रिकेटर्स हो गए, उनको यूज़ करते हैं कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए. व्हेन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एडवर्टाइज द नेशनलिस्ट मैसेज वॉज क्लियर एंड लाउड. और जो भारतीय जो कंपनियां थी और जो भारतीय मैन्युफैक्चरर थे, जब वो एडवर्टाइजमेंट करते थे तो उसके ज़रिए राष्ट्रवाद का मैसेज देना चाहते थे बहुत साफ तरह से और बहुत ज़ोर शोर से. यानी आप किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वो बात पहुंचा रहे हो, तो वो राष्ट्रवादी बात को पहुंचाते थे. इफ़ यू केयर ऑफ द नेशन फॉर द नेशन देन बाय प्रोडक्ट दैट इंडियंस प्रोड्यूस. और ये एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए बताना चाह रहे थे कि अगर आप राष्ट्र की, देश की परवाह करते हो तो भारत के बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल करिए. एडवर्टाइजमेंट बिकेम अ व्हीकल ऑफ द नेशनल मैसेज ऑफ स्वदेशी. और एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा रोल निभाया था इस राष्ट्रवादी मैसेज को लोगों तक पहुंचाने में और इस बात को समझाने में कि जो स्वदेश के सामान है, अपने बनाए हुए भारत के सामान है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए. कंक्लूजन. Clearly, the age of industries has meant major technological changes, growth of factories, and the making of new industrial labor forces. अब जो एज ऑफ इंडस्ट्रीज थी, यानी इंडस्ट्रियां जब लग रही थी और इंडस्ट्रियां ग्रो कर रही थी, तो उस समय बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंज भी आए, नई नई टेक्नोलॉजीज आई और फैक्ट्रियां ग्रो की, बढ़ी और एक नए तरीके के इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स बनी. यानी जब टेक्नोलॉजी आती है, आप देखिए एक आम वर्कर है, कोई काम कर रहा हो, उसको आप मशीन पर लाओगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, उसको सिखाना पड़ेगा, एक तरह से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. तो आज जो इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, उनको क्या करते हैं,
वो मशीन कैसे चलाना है, कैसे फैक्ट्री में काम करना है, उसी की ट्रेनिंग होती है। तो एक नए तरीके के इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स भी सामने आया। However, as you have seen, hand technology and small scale production remain an important part of the industrial landscape. लेकिन जैसा कि आपने देखा, जो छोटी इंडस्ट्रियां थी और हाथ से जो काम होते थे, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थे इंडस्ट्रियल के। लुक अगेन एट फिगर 1 and 2. What would you now say of the images they project? आप फिर से पहली और दूसरी इमेज को देखिए और बताइए कि उस इमेज से क्या मैसेज जा रहा है। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू।